My topic is programmed instruction, अभिक्रमित अनुदेशन. At first, I want to share you the syllabus, the portion of the syllabus that I am teaching, because many of you were not aware of the syllabus. So I just want to clarify the syllabus that you have. Okay, CC3 Unit 5. In Unit 5, you have to read skills and strategies of teaching. और जहाँ पे आपका है, आप देख पा रहे होंगे कि अप्रोचेस टू इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन कंप्यूट, जिसमें आपको पढ़ना है, जो मैंने पढ़ाया है कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, और उसमें कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और लर्निंग एक्टिविटीज पैकेजेस पढ़ने हैं. तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मेरा आज लास्ट क्लास है, और आज इसमें जो कुछ छूटे हुए टॉपिक्स हैं उसको मैं कंप्लीट करूंगी, और आपकी कन्वीनियंस के लिए उसको मैं समराइज करूंगी थोड़ा, ताकि आप लोग समझ पाए, बिकॉज टॉपिक थोड़ा टफ है तो बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो आज मैं जो बचे हुए चीजें हैं उसको मैं पढ़ाऊंगी इस टॉपिक के और समराइज करूंगी. ओके, स्टार्ट नाउ. मैं कहाँ थी कल? ठीक है, आपने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन के क्या होता है, एक्चुअल में वो क्या है, उसकी कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, और ये सारी चीजें आपने पढ़ी. ठीक है, तो जब आप उन सारी चीजों को जो आप कंक्लूजन निकालेंगे, तो जो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं अभिक्रमित अनुदेशन में. ठीक है, फंडामेंटल्स में जिसके पूरा बेस्ट है, और पढ़ते क्रम में बहुत सारे टर्म्स हमारे सामने आए होंगे, और उस टर्म का अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में. तो मैं इन टर्म को फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों के पास. उद्दीपन एवं अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ये आपने देखा होगा. उद्दीपन एवं अनुक्रिया, वो जो हमारे बीएफ स्किनर हैं, उन्होंने कहा था, जो एसर थ्योरी था किनका, थॉर्नडाइक का, उसको उन्होंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया, और उन्होंने जो थ्योरी दिया वो था आरएस थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी. मतलब कि यदि अनुक्रिया पहले होगा, फिर वो अनुक्रिया अगले अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करेगा, और इस तरह बहुत सारी अनुक्रिया एक श्रृंखला में होंगी. किसके और उस अनुक्रिया को करने के लिए क्या होगा, उद्दीपन. ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बताया था, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, आगे बढ़ती हूँ. ये है पुनर्बलन, री-इन्फोर्समेंट. ठीक है, तो री-इन्फोर्समेंट के बारे में स्किनर बोले थे कि जब कभी भी उद्दीपन होता है किसी भी अनुक्रिया के लिए, तो उसको बाहर से पुश करने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए, उस उद्दीपन को और ज्यादा उसको फोर्सफुल बनाने के लिए, जिस चीज को जो एक्सटर्नली हम जो उस पे देते हैं, जो उस पे हम ऐड करते हैं, दैट इज री-इन्फोर्समेंट या पुनर्बलन. होते हैं. ठीक है, तो वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे होते हैं, एक फ्रेम जब हम करते हैं, तो उसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो इतने एनफ होते हैं कि वो पूरे जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा पद है, जो हमारा फ्रेम है, उसको ये चीज क्लियर कर पाए कि उससे हमने अच्छे से पढ़ा या नहीं. और यदि हम 100 चूंकि एरर 10% है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, जहां रेखीय प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो मैंने ये पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको. तो यदि आप 100 में से 90 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव जो आपको इन्फोर्समेंट मिलता है, री-इन्फोर्समेंट मिलता है आपको आगे की अनुक्रिया करने के लिए. और यदि आप वैसा नहीं कर पाते, तो आप
आपको निगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक पुनर्बलन मिलता है, और आपको ये अनुदेशित करता है कि आप पुनः उस फ्रेम को फिर से पढ़ें। तो ये पुनर्बलन हुआ, ठीक है। पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? जब हम किसी भी काम को जब किसी भी कार्य को हम जब उसको संपन्न करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, तो एट अ टाइम जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है औरों के द्वारा, दैट इज फीडबैक। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृष्ठपोषण। तो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो उसमें जैसे, क्योंकि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज फ्रेम, तो फ्रेम की तरफ मैं आपको एक बार फिर से ले जाना चाहूंगी कि इसमें क्या होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि एक फ्रेम है, एक फ्रेम है, फिर ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है, और ये चौथा फ्रेम है, ये पांचवा फ्रेम है। तो ये फ्रेम को जब आपने कर लिया कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से, तो आपका इतना नॉलेज हुआ कि आपने उस कंटेंट पे मास्टरी की। बिकॉज आपका एरर रेट 10% से कम है, तो आप नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे जो एक उस यूनिट का कंटेंट है, ठीक है। तो आप उस फ्रेम से फिर तीसरे फ्रेम पे, फिर चौथे फ्रेम पे, फिर पांचवे फ्रेम पे, इस तरह से फ्रेम पे जाएंगे, जो कि फ्रेम क्या है? आपका पार्ट है एक टॉपिक का, एक यूनिट का, जिसको तार्किक क्रम में, जिसको मतलब लॉजिकल सीक्वेंस या फिर साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में इस तरह से उसको व्यवस्थित किया गया है कि पहला जो है फ्रेम वो बहुत ही बेसिक लेवल का है और धीरे धीरे एडवांसमेंट होते जाता है। तो जो हमारा लर्निंग का जो मैक्सिम है कि क्या होता है कि हमारा लर्निंग होना चाहिए आपका बहुत ही सरल से जटिलता की तरफ। तो शुरू के फ्रेम में सरल की चीजें होंगी और बाद में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी, उसकी जटिलता बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से तो हर एक फ्रेम के बाद हमको क्या मिलेगा? हमने जो क्वेश्चन आंसर किए उससे रिलेटेड, तो उससे हमको फीडबैक मिलेगा कि हमने अच्छा पढ़ा उस फ्रेम को, उसके कंटेंट को अच्छा पढ़ा या नहीं पढ़ा। यदि अच्छा पढ़ा यानी कि हमारा एरर रेट 10% से कम है, यानी हम 100 से कम से कम 90 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, दैट इज वी आर अलाउड टू प्रोसीड फर्दर। ओके, हम आगे जाने के लिए फिर अलाउड होते हैं फ्रेम 2 में। और यदि आपका 100 में से 50, 60, 70 कर पा रहे हैं, तो आपको फिर से बैक जाना होता है, आपको उसी फ्रेम को फिर से पढ़ना होता है और फिर क्वेश्चंस करने होते हैं, और फिर जब आपका एरर रेट 90% हो जाए तो आगे पढ़ना है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है किसको? अभिक्रमित अनुदेशन को आगे बढ़ाने में, कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है या फिर आपको निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। अब है पुष्टिकरण, ठीक है। पुष्टिकरण का मतलब होता है कंफर्मेशन। आपको ये कंफर्मेशन मिलना कि आप जैसे कि हर एक चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस होते हैं, तो उस क्वेश्चन का आपने आंसर किया तो आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। जब हमारा जो हम पढ़ रहे तो जो सिद्धांत है, जनरली हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने बीएड में, क्योंकि इसमें केवल रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पढ़ना है। तो हम जब आगे एमएड वगैरह में पढ़ेंगे या फिर यदि इसको और पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो उसमें है कि रेखीय होता है, ठीक है, और एक होता है चेन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक रॉन्ग पेज होता है, एक होम पेज होता है। तो आपने जब कोई क्वेश्चन गलत किया, सपोज एक एक जो सपोज एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, उसका सही आंसर ए है, ठीक है, और आपने और उसका गलत आंसर, 3 ऑप्शन दिए हुए, गलत आंसर बी है और गलत आंसर सी है। यदि आपने आंसर बी को चुना तो आप तो गलत है ही, तो आपको ये कंफर्मेशन मिलता है कि आपका आंसर गलत है। साथ ही साथ क्या मिलता है?
साथ ही साथ आपको इस आंसर को आपने दिया तो आपको वो आंसर गलत क्यों है, ठीक है। और आपको उस गलती से सही की तरफ आने को निर्देशित किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निदान तथा उपचार, जो कि हमारा रेखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसमें नहीं होता है, मगर जो हमारा श्रृंखलाबद्ध रेखीय श्रृंखलाबद्ध अनुवादित ये अभिक्रमित अनुदेशन है उसमें होता है। तो इस तरह से हमको अपने आंसर का तुरंत रिजल्ट कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम गलत हैं या सही है। ओके, सामान्यीकरण मतलब किसी सामान्यीकरण का मतलब क्या था, जनरलाइजेशन, मतलब कोई आपकी उद्दीपन है, ठीक है, तो वो उद्दीपन जो है वो उसके प्रति जो आप अनुक्रिया कर रहे हैं, आपने सीखा उसको अनुक्रिया करना, तो क्या होगा कि आप वो अनुक्रिया जो होगा वो उस टाइप के जितने भी उद्दीपन होंगे, उद्दीपन 1, उद्दीपन 2, उद्दीपन 3, उसके लिए सेम अनुक्रिया होगी, यानी जनरलाइज्ड अनुक्रिया होगी, ठीक है। फिर उसी का उल्टा है विभेदीकरण, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक उद्दीपन की अनुक्रिया अलग होगी, फिर दूसरे उद्दीपन की यानी स्टिमुलस की अनुक्रिया रिस्पॉन्स दूसरी होगी, फिर तीसरे की तीसरी होगी, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि किस जो स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ठीक है। क्रमागत प्रगति, ये आपने पढ़ा था, क्रमागत प्रगति मतलब कि आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की तरफ, ठीक है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये फ्रेम क्या होता है, क्रमागत रूप से व्यवस्थित होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है, जो कि सरलता से जटिलता की तरफ जाता है, ठीक है, और नोन से अननोन की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये एक तार्किक क्रम होता है जिसमें कोई टॉपिक या कोई यूनिट विभाजित किया जाता है उसको आसानी से पढ़ने के लिए और धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्रमागत प्रगति होती है, ठीक है। ये निदान उपचार हो गया, और ये सारी चीजें आपको रेखीय में नहीं पढ़नी है, इसलिए ज्यादा इसको बताने पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं स्किप करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ कि अभिक्रमित अनुदेशन एवं शिक्षा की परंपरागत जो विधि है उसकी तुलना। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, और ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो शिक्षण की जो परंपरागत विधि है उससे अलग कैसे है। तो आपको ऐसे रो में एक तरफ अभिक्रमित अनुदेशन और दूसरे में शिक्षण की परंपरागत विधि लिख के दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप जब उसको सारे पढ़े होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे। इसमें क्या होता है कि छात्रों को प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण या फीडबैक मिलता है, ठीक है, तुरंत फीडबैक मिल जा रहा है उसको कि जो टेक्स्ट बुक या फिर जो प्रोग्राम्ड किया हुआ जो लर्निंग मटेरियल्स है उसके लास्ट में यदि क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत है या सही है, आपको उसका आंसर तुरंत मिल जा रहा है, तो आपको वो फीडबैक एट ए इंस्टेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका रिस्ट क्वेश्चन होता है। लेकिन शिक्षण की परंपरागत विधि क्या होता है, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो लाइव टीचिंग होती है, और उसमें आपने जो सीखा और क्या आपने सीखा और क्या नहीं सीखा, वो सारे कंटेंट जो टीचर क्लास में पढ़ाया है आपको उसका फीडबैक नहीं मिलता, बिकॉज उसकी ना तो कोई टेस्टिंग होती है एट अ टाइम एट इंस्टेंट, और ना ही उसका आपके पास रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका शिक्षण की परंपरागत विधि का ड्रॉबैक है कि कोई विद्यार्थी क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भरा हुआ क्लास होता है, उसमें उसने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा जिसे टीचर ने क्लास में पढ़ा
सिखाया है उससे खुद पता नहीं चल पाता। तो जब हमें अपने लेवल का पता नहीं चलेगा कि हमने क्या सीखा और हमें क्या कमियां रह गई, तो हम उस कमी को दूर करने का भी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो वो चीज जो कि एक लर्निंग सीखने के लिए एक क्या होता है उत्प्रेरक का काम करता है कि तुरंत आपको फीडबैक मिल जाए, तो आप एट ए टाइम आप क्या होता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यदि आपको निगेटिव फीडबैक मिलता है तो आप तुरंत उस सब कुछ जो मटेरियल्स है वो कंटेंट है उसको पढ़ के आप नॉलेज इतना गेन करना चाहते हैं कि आप उसका एरर रेट कम कर सके। ठीक है, अब है इसमें सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता होती है, यानी छात्र जो होता है वो सक्रिय होते हैं। ठीक है, सक्रिय होना मतलब क्या हुआ, एक्टिव होना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, जिसमें क्या था कि लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। सीखने के लिए आवश्यक शर्त है कि बच्चे जो है वो एक्टिव हो। ठीक है, बच्चे जो हैं वो तत्पर हैं, वो सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब अभिक्रमित अनुदेशन होता है तो लर्निंग मटेरियल्स और कंटेंट के पास जब बच्चे बढ़ते हैं, या तो वो टीचिंग मशीन में फीड होता है, कंप्यूटर में फीड होता है, या फिर टेक्स्ट बुक के रूप में उनके सामने होता है, तो अंदर से पूरे अलर्ट होते हैं, उनको जो भी करना है उनको खुद करना है। ठीक है, उस जो मटेरियल्स होंगे उसको पढ़ के उन्हें खुद सीखना है, खुद समझना है। तो इस तरह से उनके दिमाग में एक तत्परता होता है कि हमें कुछ सीखना है। और क्या होता है शिक्षण की परंपरागत विधि में, जैसे कि क्लास में यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो बहुत लोग क्या होते हैं फिजिकली प्रेजेंट होते हैं मगर मेंटली एब्सेंट होते हैं। उनका दिमाग कहीं और होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, या फिर वो तत्पर नहीं होते सीखने के लिए, या फिर बोर होते हैं, या फिर जो भी ड्यू टू टीचर्स जो जैसा पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार, या फिर टॉपिक के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन वहां पर वो उतने तत्पर नहीं होते। लेकिन इस तत्परता को अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो जब अभिक्रमित अनुदेशन होगा तो बच्चे चूंकि खुद ब खुद बैठेंगे उसको करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनमें एक रेडीनेस ऑलरेडी होगा। ठीक है, अब है यह अनुदेशन की व्यक्तिगत तकनीक है। व्यक्तिगत तकनीक मतलब इंडिविजुअलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको मैंने बताया कि व्यक्तिगत तकनीक वैसी तकनीक है, यदि शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को आधार मानकर तैयार की गई होती है। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन में जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो आपको हर एक आईक्यू वाले बच्चे, चाहे वो बहुत तीव्र बुद्धि के गिफ्टेड चिल्ड्रन हो या फिर बहुत ही स्लो लर्नर्स हो और एवरेज हो, सबके हिसाब से मटेरियल्स उसमें प्रिपेयर्ड होते हैं। क्योंकि जो हम वो मटेरियल्स होता है उसका विश्लेषण, उसका इंटरप्रिटेशन मतलब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इतने अच्छे ढंग से किया गया होता है कि हर एक लेवल के बच्चे उसे पढ़ के आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके विपरीत हमारा जो पारंपरिक क्लास है, जो उसमें लाइव टीचिंग होती है टीचर्स के द्वारा, उसमें क्या होता है कि समूह में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और समूह में जब भी कोई टीचर किसी बच्चों को पढ़ा रहा होता है, ये मैंने आपको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में बताया था, तो वो उसकी जो लर्निंग मटेरियल्स होती है, उसकी जो टीचिंग टेक्निक्स होती है, उसकी जो सीखने सिखाने की विधि होती है, all are focused to average students only। वो क्लास के एवरेज स्टूडेंट, जो औसत बुद्धि वाले बच्चे हैं, जो औसत गति से सीखने वाले बच्चे हैं, उसके अनुसार होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे बहुत जल्दी सीखने वाले होते हैं वो उसमें बोरियत महसूस करने लगते हैं, और वो उनका टाइम बहुत ज्यादा टाइम जिसको और किसी वर्क में और किसी चीज में उसको एंगेज कर सकते थे, उनका टाइम क्लास में वेस्ट जाता है। और वैसे लोग जो स्लो लर्नर्स हैं, जो क्लास के एवरेज स्टूडेंट के पेस से अपनी पेस नहीं मिला के चल सकते, वो लोग क्या होते हैं, पिछड़ते जाते हैं।
तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट होता है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन व्यक्तिगत अनुदेशन में क्या होता है कि लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, उसमें आपका टाइम जो है वो लिमिट नहीं होता है, टाइम आपका डिसाइडेड नहीं होता है, और डिसाइडेड क्या होता है, आपने कितना सीखा। क्योंकि यदि आपकी 90% से के लगभग एक्यूरेसी नहीं है तो आपको वो आगे फर्दर बढ़ना अलाउड नहीं करता है। नेक्स्ट जो कंटेंट होता है, नेक्स्ट फ्रेम जो होता है आपके सामने शो नहीं होगा, ठीक है, आपको पढ़ना अलाउड नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वहां पे क्या सीखा इसमें वेरिएबिलिटी नहीं होती है, टाइम में वेरिएबिलिटी होती है। टाइम वेरी करता है, लेकिन सीखने का जो लेवल है, जो मास्टरी लेवल प्राप्त करनी है, वो या तो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी उस कंटेंट में मास्टरी लेनी है, मास्टरी प्राप्त करनी है, और वैसे स्टूडेंट जो कि स्लो लर्नर्स हैं वो भी ज्यादा टाइम देके उस पर्टिकुलर कंटेंट में मास्टरी गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत अनुदेशन, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो व्यक्तिगत अनुदेशन का एक अप्रोच है, एक तरीका है, ठीक है, एक विधि है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका है, इस विधि में मनोवैज्ञानिक अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसमें थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, और स्किनर का लॉ ऑफ अपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि इसमें हम बात करते हैं पुनर्वलनकारी इन्फोर्समेंट का, पृष्ठपोषण का, फीडबैक का, और एक्टिव का, बच्चे एक्टिव हों, तो ये सारा जो है मनोवैज्ञानिक तौर पे अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत प्रिपेयर किया गया है। तो जब भी और हमारा जो शिक्षण की जो परंपरागत क्लास होती है उसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो केवल कंटेंट को क्लास में डिलीवर करते हैं विदाउट गिविंग एनी फीडबैक, without giving any reinforcement, without seeing or watching readiness in their children, their students। ठीक है, तो हमें बच्चों में तत्परता देखना है कि वो रेडी है कि नहीं पढ़ने के लिए, उनमें रेडीनेस है कि नहीं। ठीक है, फिर उनका जो उनको सही से रीइंफोर्समेंट मिल रहा है कि नहीं, फीडबैक मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, और फीडबैक क्या है, एट अ टाइम, एट अ इंस्टेंट। जब भी किसी काम का यदि फल आपको तुरंत मिलता है तो आप उस काम करने के लिए आपको उसमें उत्साह जगता है। तो ये सारी चीजें अभिक्रमित अनुदेशन में होती हैं, मगर शिक्षण की पारंपरिक विधियां इन सारी चीजों से क्या है, विहीन है। ठीक है, आगे है, यह विधि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। चाइल्ड सेंटर, बहुत लोगों को बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब वो लोग निकालते हैं कि वैसी शिक्षा जो बाल्यावस्था में प्रदान की जाती है, ये ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और छात्र केंद्रित शिक्षा होता है, जिसमें स्टूडेंट के मनोविज्ञान को, उनकी साइकोलॉजी को और स्टूडेंट की साइकोलॉजी को सेंटर में रखा जाता है टीचिंग लर्निंग के समय। मतलब कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखेंगे, और उसके अनुसार हमारे लर्निंग मटेरियल्स या इंस्ट्रक्शन मेथड्स होता है अभिक्रमित अनुदेशन में। यहाँ बच्चे मेन होते हैं और उनके अनुसार हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा यूनिट है, जो हमारा टॉपिक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस, जो उसको, जिनको उसे पढ़ना है। लेकिन
जो शिक्षण की पारंपरिक विधि होती है उसमें मेन होता है विषय। आपको उस चैप्टर को उस विषय में जितने नॉलेज है, उस टॉपिक में जितने नॉलेज है आपको बच्चों को देने हैं। लेकिन आपके जो बच्चे ले पा रहे हैं या नहीं, उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज उनके लिए कंसर्निंग नहीं होता है। उनको बस अपने सब्जेक्ट, अपना सिलेबस पूरा करना उनका केंद्र होता है। इसलिए जो शिक्षण की पारंपरिक विधि है वो क्या होती है, वो या तो विषय केंद्रित होती है या फिर शिक्षा केंद्रित होती है। लेकिन हमारा जो अभिक्रमित अनुदेशन है, जो व्यक्तिगत अनुदेशन का एक अप्रोच है, ये क्या होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान देते हैं। एज यूजुअल जो मैंने अभी पढ़ाया कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत जहाँ भी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की बात होगी, व्यक्तिगत अनुदेशन की बात होगी, तो वैसी अनुदेशन प्रक्रिया जो कि इंडिविजुअल्स साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसमें शिक्षक अभिक्रमित सामग्री की रचना ध्यान, शुद्धता एवं सावधानियों के साथ करते हैं। क्योंकि हमारा अभिक्रमित अन्वेषण जो होता है वो लाइव क्लासेस नहीं होते हैं, तो टीचर्स क्या होते हैं कि टीचर्स खुद से जो कंटेंट होता है उसको एनालाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके छोटे छोटे खंडों में या फ्रेमों में या पदों में बांटते हैं, और उसको बांटते समय वो लोग लर्निंग मटेरियल्स को तैयार करते समय बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक्यूरेसी का ख्याल रखते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो हमारे शिक्षण की पारंपरिक विधियां हैं उसमें उसमें केवल टीचर्स क्या होते हैं, कंटेंट को डिलीवर करना है, उनको कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करना है और किस तरह से उसको संरचित और संगठित करना है, ये उनका काम जनरली नहीं होता। ठीक है, तो जनरली जो अभिक्रमित अनुदेशन का जो मटेरियल, जो कंटेंट तैयार किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल टीचर यानी अनुभवी और जो उसको जिनको उस सब्जेक्ट का प्रॉपर ज्ञान है वही लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम अभिक्रमित अनुदेशन करते हैं तो हमें उन टीचर्स का जो नॉलेज है और जो उनका एक्सपीरियंस है साथ साथ उसका हमको क्या होता रहता है, उसको ज्ञान होते रहता है। ठीक है, फिर है लास्ट, इस विधि में अभिक्रमित सामग्री तार्किक रूप में प्रस्तुत की जाती है। तार्किक मतलब लॉजिकल सीक्वेंस में। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब क्या हुआ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, मतलब जो हमारी सरल चीजें हैं उसको पहले वाले फ्रेम में रखेंगे और धीरे धीरे जो हमारी जटिलता बढ़ती जाएगी और जो सबसे कॉम्प्लेक्स और जटिल है वो हमें लास्ट वाले फ्रेम में रखनी है। और उसके बाद जो हमारी बहुत सारी अनुक्रियाएं होंगी, जो पर फ्रेम एक अनुक्रिया होती है, उन अनुक्रियाओं का श्रृंखला होगा और इन अनुक्रियाओं का श्रृंखला हमारे व्यवहार में परिवर्तन यानी इंटरिंग बिहेवियर, जिससे हम अभिक्रमित अनुदेशन करते समय जो हमारा नॉलेज लेवल था और जो करने के बाद जो हमारा नॉलेज हुआ है दैट इज टर्मिनल बिहेवियर, तो उसका हम तुलना करते हैं और हमने क्या सीखा इसको जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा शिक्षण की परंपरागत विधि में नहीं होता। ठीक है, तो आप इसका हो गया। अब आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के लाभ पे, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जब भी क्वेश्चन आएंगे अभिक्रमित अनुदेशन से क्या समझते हैं, परिभाषा के साथ साथ उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं हमेशा लिखने होते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या हैं, उसके क्या लाभ है, तो जो आपने पीछे चैप्टर्स में जो जो चीजें पढ़ी आपसे इसका आइडिया जरूर हो गया होगा कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं या क्या क्या लाभ हैं। फिर भी एक बार मैं पॉइंट्स बता देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक, इसमें छात्र अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, मतलब कि उनकी अपनी पेस ऑफ लर्निंग होती है,
उनके पास टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता कि 40 मिनट की क्लास में यदि कोई टीचर कंटेंट डिलीवर कर रहा है, किसी कंटेंट को पढ़ा रहा है, तो हमारे पास उतना ही टाइम है उसे सीखने के लिए। ऐसा नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन चूंकि लाइव क्लासेस नहीं होते हैं, उसमें लर्निंग मटेरियल्स या तो टेक्स्ट बुक के रूप में या फिर कंप्यूटर में या फिर टीचिंग मशीन में फीड होते हैं और आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय होता है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। तो छात्र क्या होता है, अपनी गति से, जो स्लो लर्नर्स हैं वो अपना टाइम लगा के और उसको सीखते हैं। जो जो तेजी गति से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में ना किसी का ना तो टाइम वेस्ट होता है और ना कोई क्लास में या फिर कोई पीछे हो जाता है ताकि वो कंटेंट को समझ ना पाए। ठीक है। अगला है, इसमें छोटे छोटे पदों के कारण छात्रों को सीखना आसान हो जाता है। चूंकि यदि हमें कोई एक चैप्टर, आप लोगों में से यदि किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन किया होगा तो आप देखे होंगे कि वो जो लर्निंग मटेरियल्स होता है जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो हम ओपन से कुछ कोई कोर्स करते हैं तो दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है कि टीचर क्या करता है, एक टॉपिक को बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक में उसको सरल बना बना के प्रस्तुत करता है, क्योंकि और वो बच्चों को सेंड किया जाता है। तो वहां क्या होता है, टीचर नहीं होता है बच्चों को उन सारी चीजों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में जो हमारे कंटेंट होते हैं उसको सिंपल इनफ, सरल होना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषित होनी चाहिए और उसकी व्याख्या इतनी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि जो बच्चे उसको पढ़ रहे हैं उनको फिर असिस्टेंस की जरूरत ना पड़े किसी टीचर की, क्योंकि जो टीचर का बनाया हुआ कंटेंट मटेरियल होता है वो अवेलेबल नहीं होता है वहां पे। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑल आपका डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट क्या है जो बच्चों को पढ़ना है। तो उस कंटेंट को पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो क्योंकि यदि एक चैप्टर को बहुत ज्यादा बड़ा बना के पेश किया जाए तो बच्चे उसको पढ़ने से डरते हैं कि बहुत बड़ा है, कठिन है। तो उसको उसी चीज को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट तो वो लोग इसको उत्साह पूर्वक और आसानी से पढ़ते हैं। तो ये चीज हमारा इस चीज का फायदा क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन में होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र क्या होता है, एक्टिव होते हैं। तो एक्चुअल में जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें चाइल्ड जो होता है, जो बच्चे होते हैं वो पैसिव नहीं होते हैं। लाइक यूजुअल क्लासेज, जो हमारे क्लासेज चलते हैं उसमें बच्चे क्या होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं या तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ या फिर एब्सेंस ऑफ माइंड के साथ, और वो क्लास में केवल टीचर्स को सुनते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे यदि यदि बुक्स लेके या फिर टीचिंग मशीन लेके या फिर कंप्यूटर में फीडेड प्रोग्राम्स लेके बैठते हैं तो उन लोग पूरे के पूरे फोकस्ड होते हैं उस कंटेंट पे। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सक्रिय होते हैं। इसमें अधिगम स्तर उच्च एवं प्रभावकारी होता है। ठीक है। मतलब ये कि जो हमारा कॉग्निटिव लेवल का विकास होता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का, मनोवैज्ञानिक तरीका को ताकि हम अच्छे और प्रभावी तरीके से सीख पाए। तो इस तरह से जैसे कि हर एक चैप्टर के अंत में यदि क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं तो उस क्वेश्चन का हम आंसर करके कुछ करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो वैसे जो सीखना होता है जहाँ हम कुछ करके सीख रहे हैं बहुत ज्यादा प्रभावी होता है और वो स्थिर होता है, मतलब उसको आप बहुत समय तक याद रखते हैं। ठीक है। इसको दूरस्थ शिक्षा एवं पत्राचार शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जहाँ भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ आपकी क्लासेज रेगुलरली नहीं चलती। तो ऐसे में जो कंटेंट मटेरियल्स होते हैं वो बाय पोस्ट आपको सेंड किए जाते हैं। तो
वैसे में क्या होता है, जो कंटेंट होते हैं उसको जब तक हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के रूप में, अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में उसको संगठित संरचित नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो डिस्टेंस लर्निंग की जो बात है वो यदि संभव हो पाया है तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, इस विधि से छात्रों की कठिनाई का निराकरण आसानी से हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन होता है वो उसमें आपका 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो शायद आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। एक है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि जिसके बारे में हम सारी चीजें